जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देख, बिहार के इलेक्शन में एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, एंड इट इज द राइटिंग ऑन द वॉल। और वो ये है कि पहले फेज के चुनाव में महागठबंधन बहुत आगे बढ़ चुका है और जो एनडीए गठबंधन है वो बहुत पीछे रह गया है, जिससे कि एनडीए गठबंधन में बहुत ज्यादा बेचैनी है और उन्होंने अपनी रणनीति को बदल लिया है। और कई ऐसे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, कई ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि एनडीए के अंदर गड़बड़ाहट और घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जो अभी तक सूत्रों से पता चला है और जो फील्ड लेवल जो लोग फील्ड में घूम रहे हैं उनसे पता चला है, और अलग अलग चैनल्स पे आ रहे जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात करके पता चल रहा है, उसे एक चीज तो ये पता चल रही है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। अब हो सकता है विजय कुमार सिन्हा को ये संतोष हो कि सम्राट चौधरी चुनाव हार रहे हैं, सम्राट चौधरी को ये खुशी हो कि विजय सिन्हा चुनाव हार रहे हैं, लेकिन चुनाव दोनों हार रहे हैं। और डेस्परेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एनडीए के अंदर डेस्परेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए डेस्परेशन में वो काम कर रहे हैं जो कि नॉर्मली जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जिन्हें कानून का पता है, वो नहीं करते। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है तो उसको इतना ज्ञान तो होगा ही, पता ही होगा कि अगर वो कोई ऐसी चूक करता है जिससे न केवल खुद फंस जाता है, कानून के फंदे में फंस जाता है, बल्कि अपनी पार्टी को भी फंसा देता है, उस पार्टी को फंसा देता है जिस पार्टी ने उसे उपकृत किया है राज्यसभा का सीट देकर, और जो अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा के मेंबर के रूप में उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, लेकिन अभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, राकेश सिन्हा साहब। आरएसएस के भी आइडियोलॉग हैं, बड़े आपने देखा होगा बहुत सारे डिबेट्स में आते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उनको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने क्या किया जो डेस्परेशन को दिखाता है। उन्होंने 10 महीने पहले तो दिल्ली के अंदर इलेक्शन में वोटिंग की और अपने हाथ को जनता में उत्साह में दिखाया, अति उत्साह में दिखाया और दिखाया मैं वोटिंग करके आया हूं। उसके बाद उन्होंने बेगूसराय, जहां के वो ओरिजिनली रहने वाले हैं, दिल्ली में एप्लीकेशन दी कि यहां से नाम कटवाना चाहता हूं, मैं परमानेंटली शिफ्ट हो रहा हूं बेगूसराय, और वहां जाके उन्होंने बेगूसराय में वोट दिया और अपना उंगली का निशान फिर उन्होंने सोशल मीडिया में शेयर किया। कानून के अनुसार किसी भी जगह पे आपका वोटर आईडी बनने के लिए आवश्यक है कि आप 6 महीने तक उस जगह पे निवास करें। और ये मानी बात है कि जो राकेश सिन्हा साहब हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और उन्हें जब तनख्वाह मिलती है तो उनके लिए उन्हें क्लास भी लेनी पड़ती है, और उन्होंने क्लास दिल्ली यूनिवर्सिटी में ली है, तो उनका परमानेंट निवास बेगूसराय कैसे हो सकता है। लेकिन वो डेस्परेशन में भूल गए अपनी पार्टी को खुश करने के चक्कर में, और राज्यसभा का टिकट दोबारा मिल जाए इस चक्कर में उन्होंने अति उत्साह में अपना भी नुकसान कर लिया और अपनी पार्टी का भी डेस्परेशन दिखा दिया। और इसको जब सोशल मीडिया में लोगों ने देखा तो इसको हाईलाइट कर दिया। अब राकेश सिन्हा साहब जवाब दे रहे हैं कि भाई तो कानूनी तौर पर संभव है, लेकिन 6 महीने की स्टे आपको दिखानी पड़ती है बेगूसराय के अंदर, और जबकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं तो वो तो फंस गए बुरी तरह से। इसी तरह से दूसरा डेस्परेशन देखिए, अशोक चौधरी पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, बड़े कद के नेता थे, फिर वो जेडीयू में चले गए। जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस का पराभव हो गया, कांग्रेस के सत्ता में आने के कारण अब कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तो वो चले गए, जैसे बहुत सारे लोग चले गए। अशोक चौहान चले गए और सुनील जाखड़ चले गए, अमरिंदर सिंह चले गए, बहुत लोग चले गए, सिंधिया जी चले गए, वैसे वो भी चले गए और जेडीयू में जाके उन्होंने मंत्री पद उनको मिल गया। फिर उन्होंने अपनी बेटी शांभवी चौधरी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, मेंबर पार्लियामेंट बन गई, वो जीत गई, यंग लड़की हैं। अच्छा, वहीं वो डेस्परेशन उनके यहां भी दिखाई पड़ा।
असेंबली की मेंबर हैं अशोक चौधरी, और उनकी बेटी शांभवी चौधरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उन्हें भी कानूनी ज्ञान होगा, संविधान का ज्ञान होगा। लेकिन उन्होंने अति उत्साह में अपने माता पिता तो उंगली दिखा रहे थे, उन्होंने भी एक उंगली दिखाई, और उस उंगली में, दाई उंगली में दिखाया कि देखो मैंने वोट दिया, मेरी उंगली में निशान लगा हुआ है। तो अशोक चौधरी साहब ने उनको इशारा किया कि भाई ये गलत उंगली मत दिखाओ, तो उसने बाई उंगली में दिखाया, उसमें भी काला निशान लगा हुआ है, दोनों उंगली में काला निशान लगा। इसका माने 2 वोट उन्होंने दिए। माने राकेश सिन्हा भी डेस्परेशन में वोट डाला है, और शांभवी चौधरी, इस तरह हजारों वोट आपको मिलेंगे जो अति उत्साह में इन लोगों ने डाल दिया। फिर एक ट्रेन बुक करा दी हरियाणा से, बिहारी लोगों को टिकट देके, खाना देके उन्होंने बिहार के अंदर भेजा कि जाके वोट, और टिकट खरीदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डेस्परेशन, और वो भी वीडियो प्रचलित हो गई, सारी जगह दिखाई पड़ी। फिर अति उत्साह में, डेस्परेशन में कि चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने जहां सीसीटीवी लगे हुए थे और स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम रखी गई थी, वहां पे आधे घंटे के लिए सीसीटीवी बंद कर दी, और उसी समय एक वैन अंदर गई और एक वैन बाहर आई। इसका मतलब यह है कि कुछ सीसीटीवी ईवीएम की नजरों से हटाए गए और रिप्लेस किए गए, और ये भी चीजें नोट हो गई, जबकि ये बात पता थी इन लोगों को कि बाहर, स्ट्रांग रूम के बाहर आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई एमएल के लोग अपना लठ लेके और वीडियोग्राफी करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अगर आप सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग बंद भी कर देंगे तो उनके पास अपनी वीडियो, और इस बार की जो पोलिंग हुई है, पोलिंग बूथ के बाहर महागठबंधन के लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग की है, और ये दिखाया है कि 5 बजे का पोलिंग नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग ने चुनाव खत्म होने के बाद 3% की वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दिया। इसका माने हेराफेरी के पूरे सबूत महागठबंधन के पास हैं। जो सूचना मिल रही है सम्राट चौधरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से और विजय सिन्हा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, दोनों बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं, और दोनों ने अपनी हार खुद अपने हाथों से बुलाई। विजय कुमार सिन्हा अभी 3-4 दिन पहले जब कन्विंसिंग कर रहे थे, 3 या 4 तारीख को, तो उनके क्षेत्र में जनता इतनी ज्यादा उनसे नाराज थी और इतना ज्यादा उनके खिलाफ विद्रोह था कि 150 किसानों ने उनको घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की, काले झंडे दिखाए, नारेबाजी की, और थोड़ा सा गोबर उनकी कार में भेज दिया। इसको उन्हें लाइटली लेना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं की क्षेत्र की जनता थी। लेकिन उन्होंने उसे अति उत्साह में ऐसा उछाल दिया कि पत्थर फेंके, और आरजेडी के गुंडों ने फेंके, और मेरे पर पत्थर चलाए, फलाना किया, ठिकाना किया, जबकि उन्हीं के वोटर्स थे वो। और वहां पे एक ऐसा मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया कि तुम यादवों की छाती पे 14 नवंबर को मैं बुलडोजर चलाऊंगा। भाई, ये बुलडोजर चलवाने का अधिकार सरकार का नहीं है, और यादवों की छाती पे कैसे चला दोगे? सारे यादवों की छाती पे कैसे चला दोगे? भाई, उस भीड़ में अगर 200 लोग थे तो उसमें हो सकता है 100 यादव हो, बाकी डिफरेंट कास्ट के हो। तो उन्होंने एक प्रकार से चैलेंज कर दिया कि जो जंगल राज की तुम बात करते हो, अभी तुमने क्या जंगल राज देखा है? अभी तुमने अनंत सिंह का क्या जंगल राज देखा है? हॉस्पिटल में घुस के गोली चलाते हुए क्या जंगल राज देखा है? और खेमका साहब के मर्डर पे क्या तुमने जंगल राज देखा? 14 नवंबर के बाद मैं यादवों की छाती पे बुलडोजर चलाऊंगा। अच्छा, उससे वो आगे बढ़े तो एक महागठबंधन के एमएलसी से उनकी मुलाकात हो गई, वो वहां कुछ कहा सुनी हुई, तो एमएलसी जो महागठबंधन के थे उनको उन्होंने धमकी दे दी और ये कहा पुलिस वालों से इसकी टेस्ट कराओ, ये शराब पिए हुए। अच्छा, टेस्ट हुआ, वो शराब पिए हुए नहीं निकले, तो वहां भी उनकी हिट ही हो गई। वहां भी उन्होंने खूब अपना उल जलूल ये सोचते हुए कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं और मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। और नॉर्मली होता ही है, मंत्री और विधायक कुछ सत्ता पक्षी कहते हैं या उनके गोदी मीडिया में उनके जो प्रवक्ता होते हैं उनको भी बड़ी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन वहां के बिहार के जो डीजी पुलिस हैं, जब उनसे मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा कोई ऐसी घटना नहीं हुई विजय सिन्हा के साथ, ये छोटी मोटी घटना है, जनता का आक्रोश था और ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या क्रिमिनल असॉल्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि डीजी पुलिस ने एक तो सत्यता का साथ दिया, और एक ये कि उनको ये आभास हो गया है कि सत्ता से ये लोग हटने वाले हैं और नई सरकार आने वाली है। अगर कोई बहुत ज्यादा वो अति उत्साह में इनका समर्थन करेंगे तो बाद में 14 नवंबर के बाद वो परेशानी में पड़ेंगे। तो इतना ज्यादा डेस्परेशन आज के सम्राट चौधरी ने क्या किया? सम्राट चौधरी ने, जबकि उनको पता है और ये बिहार के और बाहर के सब लोगों को पता है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार का कुछ भी हो, कितने भी अस्वस्थ हो,
लेकिन उनकी इज्जत है और उन्होंने अति पिछड़े समाज के लिए काम किया है। लेकिन जब उन्होंने मुरैठा बांधा था और ये कहा था कि ये पगड़ी तब हटाऊंगा जब नीतीश कुमार को मैं सत्ता से हटा दूंगा, तो वो एक क्रोध के केंद्र बन गए थे। और जब नीतीश कुमार को एक प्रकार से पीछे किया एनडीए गठबंधन ने और ये प्रोजेक्ट ही करने की कोशिश नहीं की कि वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सारा का सारा क्रोध सम्राट चौधरी के खिलाफ निकल गया और सम्राट चौधरी भी चुनाव हारने की स्थिति में पहुंच गए। अच्छा, अब इतनी ज्यादा घबराहट हुई एनडीए गठबंधन को जब ये फर्स्ट फेज का इलेक्शन खत्म हो गया, उन्हें पता चला कि 121 सीटों में कम से कम 90 सीटें वो हार रहे हैं, तो उन्होंने द्वितीय चरण में ये ना हो जाए, द्वितीय चरण जबकि वो चरण है जिसमें मुसलमान यादवों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार को अभी भी प्रोजेक्ट नहीं किया तो उनको काउंटर करने के लिए जो अति पिछड़ी जात सवर्णों के साथ खड़ी होके एनडीए का समर्थन कर देती है, वो भी विमुख हो जाएगी। और जैसे पहले चरण में अति पिछड़ी अति दलित जात ने जहां जेडीयू के कैंडिडेट थे वहां तो जेडीयू को वोट दिया, लेकिन जहां बीजेपी के कैंडिडेट या चिराग पासवान के कैंडिडेट थे वहां उन्होंने वोटिंग जो है महागठबंधन के कर ली। ऐसा सेकंड फेज में ना हो जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन राजनाथ सिंह से कहलवा दिया कि इलेक्शन के बाद 14 नवंबर को नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके ही नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जो नीतीश कुमार को उन्होंने इग्नोर किया और बेइज्जत किया और संजय झा और लल्लन सिंह के माध्यम से उन्होंने जेडीयू को कब्जा करने की और टेक ओवर करने की कोशिश की, वो बैक रैश कर गई और नीतीश कुमार ने उसका पूरा बदला ले लिया। तो सेकंड फेज में भी एक मैसेज मिल गया वहां की जनता को, यूनाइटेड मुसलमान पूरी तरह से इस बार वहां कंसोलिडेटेड है और ओवैसी साहब की तरफ सारे प्रयासों के बावजूद और बीजेपी द्वारा उनको बहुत सारा पैसा देने के बावजूद और उन्हें प्रोत्साहन देने के बावजूद इस बार ओवैसी साहब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्रशांत किशोर भी ठंडे हो गए और वहां पे आज के तारीख में जो कंसोलिडेशन है, केवल जेडीयू का परफॉर्मेंस अच्छा इसलिए हो सकता है कि जेडीयू का जो वोटर है वो जेडीयू के साथ तो है लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं है, तो एनडीए की सीटें कम हो जाएंगी, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर चुनाव हार जाएंगे और 14 नवंबर को आपको सुखद समाचार मिलेगा। लेकिन अभी भी डेस्परेशन में चुनाव आयोग हर प्रकार से एनडीए को जिताने का प्रयास कर रहा है, तो ये देखना है कि जनता का उत्साह और चुनाव आयोग का प्रयास इसमें भारी कौन पड़ता है। लेकिन ये बात तो करीब करीब पक्की है, जब तक कि कोई ईवीएम के बॉक्सेस को चेंज न कर दिया जाए, जैसे सीसीटीवी फुटेज निकाल के और सीसीटीवी को बंद करके और वैन को अंदर से बाहर ले जाके किया गया है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको एक ऐसी असेंबली देखने को मिलेगी जिसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे और वहां पे आपको खेसारी लाल यादव दिखाई पड़ेंगे और ऐसे ऐसे लोग दिखाई पड़ेंगे जो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं और एक अच्छी, और उसके बाद हम आशा करते हैं बिहार की जनता को इंडस्ट्रीज दिखाई पड़ेंगी, नौकरियां दिखाई पड़ेंगी, शांति दिखाई पड़ेगी और इस प्रकार के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे दबंग लोग और अनंत सिंह जैसे लोग विधानसभा के अंदर दिखाई नहीं पड़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।